Hello students. Now today we start a new chapter work energy power. वर्क एनर्जी पावर में हम लोग डील करेंगे वर्क से, एनर्जी से एंड पावर से. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम विद द फर्स्ट टॉपिक कॉल्ड वर्क. क्या होता है वर्क, कब कंसीडर होता है वर्क और कितने तरीके से रिप्रेजेंट होता है वर्क. तो इसके बारे में बात करेंगे हम सबसे पहले वर्क में. सो वर्क की जो आपकी नॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या होगी? When a body is displaced in the direction of force, then work is said to be done. मतलब सिंपल सी बात कि अगर किसी बॉडी को हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो अगर वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट करती है तो हम कहते हैं वर्क हुआ है. अगर ऐसा नहीं होगा तो हम साफ कहेंगे वर्क नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल सबसे बेसिक से चलते हैं. अगर मैंने यहां पर एक ब्लॉक कंसीडर किया इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर हमने इस ब्लॉक को कुछ फोर्स एक्सर्ट किया इन दिस डायरेक्शन और फोर्स एक्सर्ट करने पर ये बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस हो गई, दैट मीन्स वो यहां से इस पोजीशन पर, नई पर्टिकुलर पोजीशन पर आ गई. देन क्या हुआ, इसने यहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक डिस्प्लेसमेंट किया. तो यहां पर सिंपली वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो सिंपली हो जाएगा F इनटू वर्क. ये होगा सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की. अगर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फोर्स लगाया था और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया तो सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने पर पता चल गया वर्क है. अब अगर बात करें हम कि हमने कहा कि अगर हमने यहां फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को कुछ एंगल पर एक्ट कराया देन व्हाट विल हैपन. हमने क्या किया, अगेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही यहां पर एक मास बॉडी कंसीडर कर ली. वी कंसीडर अ ब्लॉक ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब फोर्स हमने लगाया इसमें वर्टिकली अपवर्ड्स. द फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे एक्ट करता है. अब हमने क्या देखा, जब मैंने ये फोर्स एक्सर्ट किया हमने क्या देखा कि ये ब्लॉक जो है ये ऊपर नहीं गया, ये ग्राउंड सरफेस से ऊपर नहीं गया, ये कुछ डिस्प्लेस हो गया एस डिस्प्लेसमेंट. अब अगर ये ऊपर नहीं गया है, वर्टिकल में इसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट शो नहीं किया है, ये हॉरिजॉन्टल में केवल एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो वर्क कितना होगा? क्या अब हम इसको डायरेक्टली एफ इंटू एस कह सकते हैं? अब बात आती है नहीं कह सकते. वजह क्या है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और जो फोर्स एफ लग रहा है ये लग रहा है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर. तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स हुआ? नहीं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे कंपोनेंट ले लेंगे. तो हमें कंपोनेंट लेना आता है कि एंगल के रेफरेंस एक्सिस के साथ जाता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स. सो इट विल बिकम एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर जाता है बेटा एफ साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट. अब जरा देखिएगा, क्या ये ब्लॉक अपनी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस से ऊपर गया? तो आंसर है नहीं. दैट मींस ये ऊपर नहीं गया. अगर ऊपर नहीं गया तो क्या एफ साइन थीटा वाले फोर्स के कंपोनेंट ने यहां पर कोई भी वर्क किया?
नहीं, क्योंकि वर्क की डेफिनेशन में था कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर बॉडी डिस्प्लेस होगी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में तभी वर्क कंसीडर होगा, अदरवाइज वर्क कंसीडर नहीं होगा। दैट मींस F sin थीटा कंपोनेंट की वजह से वर्क कितना हो गया, 0, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बट इन केस ऑफ F cos थीटा, F cos थीटा की वजह से F cos थीटा की डायरेक्शन में S डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट मींस यहां पर वर्क हमें कंसीडर करना पड़ेगा। सो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स है हमारा कितना, F cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट S। तुमने क्या देखा था कि जब कोई बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होती है तो वर्क कंसीडर होता है, और वर्क होता कितना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, S हुआ था, दैट इज F cos थीटा। तो F cos थीटा इनटू S क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, displacement is also a vector quantity. That means if the two vector quantities are in product with the cosine of the angle between them, then the product is said to be scalar product. तो product क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट। ये हमने वेक्टर प्रोडक्ट में पढ़ा था, जब प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा था तो हमने देखा था कि दो वेक्टर्स के साथ अगर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम आता है तो वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, और अगर साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे कॉस आ रहा है, दैट मींस स्केलर प्रोडक्ट F डॉट S हो गया। तो इस तरीके से हमने वर्क के बारे में बात कर ली कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर कह सकते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट F डॉट S। अब किसी भी तरीके से लगा हो F डॉट S अप्लाई करके हम वर्क निकाल सकते हैं। तो ये तो था बेटा हमारा वर्क। अब मैंने इसके बाद बात करी थी कि वर्क के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन एंड जीरो वर्क डन। तो अब हम यहाँ पे वर्क के डिफरेंट केसेस के बारे में, टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो अब बात होगी टाइप्स ऑफ वर्क डन की। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन के केस में वर्क डन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। टाइप्स ऑफ वर्क डन। So in types of work done, we classify it in 3 types. First one called as positive work done. Second one called as negative work done. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मोस्टली आपने क्लास 9th में इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 11th में आके बस एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, या फिर कह सकते हैं चीजों को थोड़ा सा और डेप्थ में हम देखेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉजिटिव वर्क डन की। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, तो अगर बात करें सिंपली वर्क की, तो वर्क होता है W इज इक्वल टू F डॉट S। दैट मीन्स वी कैन से दैट F S cos थीटा। नाउ थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जरा बहुत ध्यान से बात समझिएगा, अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मार्कर कंसीडर किया, अब अगर इस मार्कर को हम यहाँ से ड्रॉप कर दें, मैं यहाँ से फ्री कर दूं इसको, देन व्हाट विल हैपन, हमने देखा कि इस मार्कर को ड्रॉप करने पर जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स था, फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, उसने इस मास बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ क्या किया, पुल किया। तो अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इस मास बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ पुल किया, तो ये बॉडी किधर जा रही थी, ये बॉडी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मूव कर रही थी। दैट मींस विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे वर्क कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि होने वाला, लगने वाला फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में एक्ट कर गए। फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी टुवर्ड द सेंटर लग रही थी जिसकी वजह से पुल हो रहा था, और डिस्प्लेसमेंट भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये मास बॉडी नीचे की तरफ डाउनवर्ड फॉल कर गई। तो ये तो बेटा हो गया हमारा टाइप ऑफ पॉजिटिव वर्क डन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो गई 0 डिग्री। इसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या, फ्रीली फॉल। जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है, दैट मींस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फॉल करती है, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क हो जाता है। दैट इज W which is equal to F S cos 0 की वैल्यू +1, दैट मींस F S।
ये कैसी वैल्यू आ रही है? ये वैल्यू आ रही है पॉजिटिव। सो दिस टाइप ऑफ वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत सिंपल थी। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। तो पॉजिटिव वर्क डन से ही थीम क्लियर हो गई होगी कि नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। दैट मींस अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं तो एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे देन व्हाट विल हैपन। चलिए चेकआउट करते हैं। अगर हमने कहा वर्क डन था W is equal to F dot S, that means the work done is Fs cos theta. Now, whole dependency of work is dependent on the theta. That means theta decides the nature of work done in this particular concept. So अगर थीटा की वैल्यू ही डिसाइड करेगी वर्क पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं बताऊंगा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए 180, क्योंकि 180 पर कॉस की वैल्यू -1 आती है। बट इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द फिजिकली सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो मैं बात करूंगा कि अगर मैंने कहा किसी बॉडी को, किसी मास बॉडी को, किसी ब्लॉक को हम नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आ रहे हैं, एस डिस्प्लेसमेंट करते हुए ऊपर लेकर आए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहां पर हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट में इसको पुल किया। तो अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर, और ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर बात करते हैं यहां पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्टिव, तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा था और एक्सटर्नल इंफ्लुएंस ने डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड्स कराया, तो ग्रेविटी के रिस्पेक्टिव वर्क कितना हुआ, इट इज नेगेटिव, क्योंकि अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 180 डिग्री हो गई। ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर की तरफ करा रहे हैं, एंगल बिटवीन देम 180 डिग्री शो हो रहा है। सो वर्क डन कितना आ गया यहां से, W is equal to Fs cos 180, cos 180 is -1, so it will become -Fs, work done will become negative, so it is the type called negative work done। तो ये था हमारा negative work done। अब the last one which is the most important, zero work done। zero work done वर्ड से क्लियर हो रहा है, that means when the work is zero is called zero work done। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा जीरो वर्क डन में थोड़ा सा और डेप्थ में, कि जीरो वर्क डन में फर्दर 3 केसेस बन जाते हैं। अब आप कहेंगे वो कैसे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जब बात करते हैं जीरो वर्क डन की, देन अगेन वी हैव 3 केसेस। फर्स्ट में तो बात करें कि वी हैव फोर्स बट नॉट डिस्प्लेसमेंट। मेरे सिस्टम में फोर्स है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, अब किसी वॉल को पुश कर रहे हैं तो वॉल तो मूव नहीं कर रही है, क्या हमने फोर्स नहीं एक्सर्ट किया, बट उस फोर्स ने वर्क नहीं किया बिकॉज ऑफ वॉल ने डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। तो अगर हम किसी सिस्टम में फोर्स एक्सर्ट करते हैं और स्टिल फोर्स एक्सर्ट करने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो वर्क जीरो होता है। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि व्हेन फोर्स इज नॉट जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, देन वर्क इज जीरो। दैट मींस वर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक सेकंड केस बात करेंगे बेटा कि व्हेन फोर्स इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है बट फोर्स नहीं है, मतलब फोर्स जीरो हो रहा है। अब ये कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा a car is moving with a constant velocity and displaced by x displacement। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है और x डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो। एंड इफ देयर एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस फोर्स मस्ट बी F is equal to ma। If a is zero, that means F force is zero। Still the body covering a displacement, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, मगर एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से, एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से फोर्स जीरो हो गया, और फोर्स जीरो हो गया दैट मींस वर्क जीरो हो गया। तो इधर सेकंड केस क्या हुआ कि फोर्स जीरो हो गया, कैसे जीरो हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, कह सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है देन ओनली एक्सेलरेशन जीरो, दैट मींस फोर्स इज जीरो, अगेन वर्क इज जीरो। अच्छा, ऊपर वाले केस में जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट जीरो कर रखा था, इसमें क्या बॉडी मोशन में हो सकती है, हाँ। इन द फर्स्ट केस बॉडी कैन ऑल्सो हैविंग द स्टेट ऑफ मोशन,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, अगर बॉडी इन फर्स्ट केस अगर बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो क्या वो मोशन नहीं कर रही है? मोशन कर रही है, पर सर्कुलर मोशन में हर एक कंप्लीट जर्नी के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सर्कुलर मोशन में भी फोर्स जीरो नहीं होता है, देयर इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा इन कंप्लीट जर्नी। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने पर वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो ये दो केस तो बड़े आसानी से समझ में आ गए। थर्ड केस आता है बेटा हमारा यहां पर कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, क्योंकि W इज इक्वल टू था F डॉट एस। देखिए पहले ने डिपेंडेंसी रखी थी किस पर? डिस्प्लेसमेंट पर, जीरो करते ही वर्क जीरो हो गया। सेकंड केस में डिपेंडेंसी ने फोर्स पर रखी थी, एक्सेलरेशन जीरो करते ही वर्क जीरो हो गया। अब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही यूज कर लिए हैं तो अब हम उसके बीच के एंगल की डिपेंडेंसी ला रहे हैं। सो W इज इक्वल टू होता है F डॉट एस, दैट मींस कह सकते हैं Fs cos थीटा। नाउ इफ थीटा इज 90 then again cos 90 is 0, so work done is 0. now थीटा की वैल्यू 90 रखते ही वर्क डन 0 हो रहा है। दैट मींस क्या हो रहा है कि अगर इन द थर्ड केस अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और अप्लाइड फोर्स एनी हाउ एक दूसरे के क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर हो रहा है। फॉर एग्जांपल द एग्जांपल लाइक केस ऑफ कुली, अगर कोई कुली किसी लोड को उठाकर अपने सर पे रख लेता है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उस ऑब्जेक्ट को सर पे रख लिया लाइक दिस, इस ऑब्जेक्ट को लिया और सर पे रख दिया। अब अगर इसने सर पे रखा है तो मैं मालूम है इस बॉडी का वेट कितना लग रहा था? वेट लग रहा था वर्टिकली डाउनवर्ड्स, द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब अगर इसको यहां पर हमने बैलेंस करके रखा हुआ है, दैट मींस हमने रिएक्शनरी फोर्स जो हमने एक्सर्ट किया वो कितना लगाया होगा? वर्टिकली अपवर्ड्स, इस तरीके से। अब अगर मैंने फोर्स ऊपर लगाया है इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए ऑन हेड, तो हमने क्या किया बेटा? हमने यहां पर रिएक्शनरी फोर्स लगाया किधर? वर्टिकली अपवर्ड्स। अब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहे हैं, चल के जा रहे हैं, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हेड पे रखने के बाद किलोमीटर्स की रेंज भी कवर कर लेंगे, देन वर्क डन बाय अस क्या होगा? मस्ट बी कंसीडर्ड एज जीरो, बिकॉज हमने जो रिएक्शनरी फोर्स लगाया था वो लगाया था वर्टिकली अपवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट किया था हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। एट दैट इंस्टेंट जो एंगल बना उन दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो बन गया 90 डिग्री। और अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क कंसीडर नहीं होता। मगर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कुली का एक एग्जांपल, एक केस लिया है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कुली के हर एक केस में वर्क डन जीरो होगा। अगर वही कुली अपने ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को सर पे रखने के बाद स्टेयर केस से या लिफ्ट वाले केस से अप या डाउन मूव करेगा, देन वर्क हैज टू बी कंसीडर। फॉर एग्जांपल अगर उसने वही ऑब्जेक्ट हेड पे रखा और ऑब्जेक्ट को रखने के बाद वो लिफ्ट के थ्रू या स्टेयर केस के थ्रू 10 मीटर्स हाइट ऊपर गया, फर्स्ट फ्लोर चला गया, तो ऐसा में क्या होगा? नाउ द वर्क डन बाय द पुली इज पॉजिटिव वर्क डन, बिकॉज द रिएक्शनरी फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स and the displacement traced by the pulley is also vertically upwards. So angle between the displacement and the reactionary force is zero. So the work done is said to be positive work done. In the second case, if the pulley put on the object on his head and moving downwards by the help of staircase and लिफ्ट एनीथिंग, किसी भी एलिवेटर के थ्रू, किसी की भी थ्रू अगर वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है तो अगेन रिएक्शनरी फोर्स कितना लग रहा है? वर्टिकली अपवर्ड्स, एंड वो जा किधर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या हो गए? एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, दैट मींस एंगल बिटवीन देम विल बिकम 180 डिग्री। सो द वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मतलब कंफ्यूजन बुक्स के थ्रू बच्चों में आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि कुली वाले केस में वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। So, मैं आपको क्लियरली बता दूं, in case of Cooley, in all cases, the work done can never be zero. Only when Cooley putting the load on his head and it is moving in horizontal plane, then only the work done by the Cooley is zero. Otherwise, in different cases, the work has to be considered when it is moving by putting the load on his head in vertical axis. अगर वो किसी भी लोड को अपने सर पे रखने के बाद वर्टिकल एक्सिस में मूव करेगा तो वर्टिकल एक्सिस में मूव करने पर, वर्टिकली अप या डाउन जाने पर उसके थ्रू पॉजिटिव या नेगेटिव वर्क डन होगा, जो कि हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप आपको वर्क के बारे में क्लियर हो गया होगा कि वर्क क्या है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क कितने तरीके का होता है? पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। अब हम लोग बात करेंगे वर्क में कि वर्क की यूनिट क्या होती है। तो अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट की बात करेंगे
तो वर्क की एब्सोल्यूट यूनिट होती है जूल। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। एंड डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t-2। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने डायमेंशन की क्लास ली नहीं है तो मैं अभी स्किप कर देता हूं। सो अभी मैंने बात करी है क्या, केवल यूनिट ऑफ वर्क डन की, दैट इज जूल। अब इसके बाद बात करेंगे हम, अगर मैंने बात करी अनदर सिस्टम की, क्योंकि जब जूल की बात करते हैं तो ये एक्चुअली एमकेएस या फिर एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन रखता है। अगर वर्क की यूनिट की बात करेंगे सीजीएस में तो यही अर्ग हो जाती है। इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट यूनिट्स आपको मिल जाएंगी वर्क की इन डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स। सो ये आज मैंने कवर कर लिया है वर्क क्या होता है, कितने तरीके का होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर वर्क डन इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब वेक्टर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वर्क को, एंड देन आफ्टर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, और उसकी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लेक्चर में हम इतने ही रखेंगे। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में।